जब सिनेमा ने बोलना सीखा, ये श्री प्रदीप तिवारी द्वारा लिखा एक श्रेष्ठ निबंध है। इस निबंध में लेखक ने मूक फिल्मों के बदलते स्वरूप और सवाक फिल्मों के आगमन का सुंदर चित्रण किया है। भारत देश में आज प्रतिवर्ष सभी भाषाओं में लगभग 800 के करीब फिल्में बनती हैं, लेकिन ये फिल्मों का सफ़र कैसे शुरू हुआ, इसकी बहुत ही रोचक जानकारी प्रदीप तिवारी जी ने इस पाठ में दी है। एक समय था जब सिनेमा देखते समय ध्वनि सुनाई नहीं देती थी, उसमें आवाज़ नहीं होती थी, पात्र सिर्फ बातचीत करते हुए सुनाई नहीं देते थे, दिखाई देते थे और वो अभिनय करते थे। अभिनय के माध्यम से हमें बस समझना पड़ता था कि इसने क्या कहा होगा और इसने इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया दी होगी। हम सहज ही कल्पना कर सकते हैं कि उस समय की ध्वनि रहित फिल्म आज की फिल्मों से कितनी अलग होंगी। इस निबंध में लेखक ने केवल फिल्म के विषय में ही नहीं लिखा, बल्कि तत्कालीन परिस्थितियों का भी परिचय दिया है। कितनी मुश्किलें उनको आती होंगी उस वक्त फिल्म बनाने में, क्योंकि शुरुआत थी और किसी भी कार्य को प्रारंभ करने में थोड़ी सी मुश्किल तो होती ही है। तो चलिए देखते हैं पाठ में उन्होंने क्या क्या रोचक जानकारियां हमें दी हैं। वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। देश की पहली सवाक बोलती फिल्म आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियां लिखी हुई थी। जब आलम आरा जैसे आजकल कोई फिल्म रिलीज होती है तो उसके पोस्टर लगाए जाते हैं जगह जगह पर, तो जब आलम आरा रिलीज़ हुई उसके भी पोस्टर लगाए गए और लोगों को आकर्षित करने के लिए और लोगों को बताने के लिए कि इस फिल्म में खास क्या है। तो ये कुछ पंक्तियां उसके ऊपर पोस्टर के ऊपर लिखी गई थी कि वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। देश की पहली सवाक फिल्म आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियाँ लिखी हुई थी। 14 मार्च 1931 की वह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था, अर्थात पहली बोलती हुई फिल्म रिलीज हुई थी 14 मार्च 1931 को। हालांकि वह दौर ऐसा था जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था। पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई उसी साल कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी, मगर बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया था। पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे अर्देशीर एम ईरानी। अर्देशीर ने 1929 में हॉलीवुड की एक फिल्म शो बोट देखी और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी। पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई। इस नाटक के कई गाने ज्यों के त्यों फिल्म में ले लिए गए। एक इंटरव्यू में अर्देशीर ने उस वक्त कहा था, हमारे पास कोई संवाद लेखक नहीं था, गीतकार नहीं था, संगीतकार नहीं था, इन सब की शुरुआत होनी थी। अर्देशीर ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं की धुनें चुनी। फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य तबला, हारमोनियम और वायलिन का इस्तेमाल किया गया। आलम आरा में संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया। इस फिल्म में पहले पार्श्व गायक बने WM खान। पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, अगर देने की ताकत है। तो अभी तक हमने जो कुछ पढ़ा उसका एक बार परीक्षण कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोग बताइए कि हमारे भारत की पहली बोलती फिल्म का नाम क्या है। जी हाँ, आलम आरा भारत की पहली बोलती फिल्म थी। और इस फिल्म के निर्देशक कौन थे? इस फिल्म के निर्देशक कौन थे? इस फिल्म का प्रदर्शन कब प्रारंभ हुआ, अर्थात ये रिलीज कब हुई? आलम आरा फिल्म में कितने पात्र थे? ये सभी बातें आप इस कमेंट बॉक्स में चैट करके लिखेंगे। तो अब कुछ ज़रूरी चीज़ें इसमें जो बताने लायक हैं। 1929 में हॉलीवुड की एक फिल्म रिलीज हुई शो बोट। अर्देशीर एम ईरानी ने उस फिल्म को देखा। उनको लगा कि क्यों ना हम भारतीय भी एक ऐसी फिल्म बनाएं
जो बोलने वाली फिल्म हो, क्योंकि अभी तक तो जितनी भी फिल्में बनी थी वो मूक फिल्में थी। मूक फिल्में मतलब उनमें आवाज़ नहीं होती थी, गूंगी फिल्में थी एक तरह से। और एक और जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहूँगा कि भारत की जो पहली फिल्म थी वो राजा हरिश्चंद्र थी, 1913 में रिलीज़ हुई थी। और उसके निर्देशक थे दादा साहब फाल्के, जिनके नाम पे आज भी फिल्म जगत में दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जाता है। तो ये एक गूंगी फिल्म थी। उसके बाद 1913 से लेकर के 1931 तक जितनी भी फिल्में बनी वो सारी सारी गूंगी फिल्में थी, एक तरह से उनमें कोई आवाज़ नहीं थी। तो 1913 को अगर हम 13 को उल्टा करें तो 31 बन जाएगा, ये याद रखिएगा। तो 1931 में 14 मार्च 1931 में अर्देशीर एम ईरानी के द्वारा बनाई गई फिल्म आलम आरा रिलीज़ हुई और भारत में बोलने वाली फिल्मों का दौर शुरू हो गया। अब इस फिल्म में कोई गीतकार या संगीतकार नहीं था, तो उन्होंने जो एक पारसी रंगमंच मतलब पारसी एक संप्रदाय है भारत देश में, तो वहाँ पर जो रंगमंच के जो नाटक होते थे, पहले मुख्य मनोरंजन का साधन नाटक होते थे जो रंगमंच पर खेले जाते थे, स्टेज पर खेले जाते थे। तो उस रंगमंच की एक कहानी को लिया और उसी को पटकथा बना करके उसको उन्होंने फिल्म में फिल्माया और आलमारा फिल्म बनाई। तो उसमें कोई संगीतकार वगैरह नहीं थे, तो उन्होंने अपनी ही फिल्में उसी नाटक के कुछ गानों को उन्होंने लिया और उसमें लगभग 3 गाने थे और उन्होंने उन्हीं तीनों गानों को उसमें शामिल किया और साथ में अपनी ही धुन बना करके उसको उस फिल्म में शामिल किया। साथ में एक और इसमें महत्वपूर्ण बात है कि इसके पार्श्व गायक, पहले पार्श्व गायक, फिल्म जगत के पहले पार्श्व गायक बने WM खान पार्श्व गायक बने। इसका अभिप्राय क्या हुआ? पार्श्व गायक होते हैं जो प्लेबैक सिंगर होते हैं, जो पीछे पहले गाना रिलीज़ होता है, गाना बन जाता है, गाना गा करके सिंगर जो है वो गाना रिकॉर्ड करवा देता है और उसके उपरांत फिर उसके ऊपर जो अभिनेता अभिनेत्री होती हैं वो उसके ऊपर अभिनय करते हैं और लिपसिंग करते हैं और हमें ऐसा लगता है जैसे उन्होंने ही ये गाना गाया हो। तो पार्श्व गायक होता है जो प्लेबैक सिंगर, जो पीछे गाना गाता है पहले ही और रिकॉर्ड कर देता है और उसके उपरांत फिर उसको फिल्म में दिखाया जाता है। जैसे अभी पार्श्व गायक हैं हमारे हिंदुस्तान में, जैसे लता मंगेशकर जी हैं, सोनू निगम जी हैं, कुमार शानू हैं, ये सभी के सभी पार्श्व गायक हैं। अब पहले गाने का मुखड़ा क्या था? दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, अगर देने की ताकत है। चलिए अब आगे देखते हैं। आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण ही इसकी शूटिंग रात में करनी पड़ती थी। डिस्क फॉर्म का मतलब होता है जैसे आजकल गाने पहले रिकॉर्ड करके अलग डिस्क में सेव कर लिए जाते हैं और उनको रिलीज़ कर दिया जाता है। फिल्म रिलीज़ बाद में होती है, गाने पहले रिलीज़ हो जाते हैं ताकि उसकी थोड़ी सी गानों की पब्लिसिटी हो जाए और लोग गानों को देख करके उस फिल्म की ओर आकर्षित हों और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस फिल्म को देखें। तो लेकिन पहले ऐसी सुविधा नहीं थी, तो इसलिए उसको उसी वक्त फिल्म के अंदर डाला गया था और तुरंत जब शूटिंग चल रही थी उसी वक्त उसको गाने को फिल्माया गया था। अब दूसरी बात इसमें कही कि फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण ही इसकी शूटिंग रात को करनी पड़ती थी। रात को क्यों करनी पड़ती थी? क्योंकि पहली जो मुख्य फिल्में होती थी उनमें तो साउंड की ज़रूरत होती नहीं थी, तो चाहे कितना भी शोर शराबा होता है पास में, चाहे कितनी भी बातें होती रहे पास में, उनको आवाज़ तो उनको सुननी नहीं है किसी को भी, तो इस कारण से वो फिल्म दिन में भी बनाई जा सकती थी। परंतु ये फिल्म क्योंकि शूटिंग में आवाज़ भी आनी थी, आवाज़ रिकॉर्ड होनी थी और क्योंकि माइक जो होते थे वो बड़े सेंसिटिव होते थे और उनमें से हम आवाज़ को दूसरी बैकग्राउंड आवाज़ को हम निकाल नहीं सकते थे, जैसे आजकल फ़िल्टर कर देते हैं और बैकग्राउंड आवाज़ को निकाल देते हैं। अगर पीछे थोड़ा बहुत शोर शराबा आ भी रहा तो उसको वो साइलेंट कर देते हैं, परंतु उस वक्त ऐसी सुविधा नहीं थी। इस कारण से उसकी शूटिंग रात में की जाती थी ताकि बिल्कुल सन्नाटा हो और किसी प्रकार का कोई शोर शराबा बिल्कुल भी ना हो। तो शांत माहौल में शूटिंग करने के कारण से ही उन्होंने रात में शूटिंग का कार्यक्रम बनाया। दूसरा, अब रात में शूटिंग करनी है तो पूरी फिल्म रात के ऊपर तो आधारित है नहीं, तो उस कारण से उनको रात जब दिन की कोई सीन दिखाना होता था तो वो रात को ऐसी लाइटनिंग करते थे कि जिससे वो दिन का सीन लगे। अब देखिए आगे क्या कहते हैं कि मूक युग की अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश में शूट कर लिया जाता था।
मगर आलम आरा की शूटिंग रात में होने के कारण इसे कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था करनी पड़ी। कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था का अभिप्राय क्या है कि खुद प्रकाश की व्यवस्था करनी पड़ी। जो दिन में शूटिंग होती है तो उसमें सूर्य का प्रकाश होता है, लेकिन जब रात में शूटिंग होती है और उसको दिन दिखाना होता है तो उसमें चारों ओर से लाइटनिंग करनी पड़ती है। तो उस कारण से इसमें कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था, इसने कहा है कि अपने आप ही प्रकाश की व्यवस्था उन्होंने की थी। यहीं से प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे फिल्म निर्माण का जरूरी हिस्सा बनी। आज आप देखो लाइट का एक बड़ा ही महत्व है फिल्म निर्माण में। आप स्टूडियो में जब कोई शूटिंग चलती है तो आप देखिएगा वहाँ पर बहुत सारी लाइट्स लगी रहती हैं, बिल्कुल चारों ओर से इतनी लाइट्स पड़ती हैं कि आदमी की परछाई ही गायब हो जाती है। इसी कारण से हमें वो बिल्कुल ऐसा दृश्य नज़र आता है जो बिल्कुल दिन के उजाले में किया गया हो, जबकि वो रात में भी शूटिंग होती है तो भी वो दिन जैसा ही दृश्य बना देते हैं। तो ये प्रकाश प्रणाली की व्यवस्था तभी से प्रारंभ हुई थी। और इसीलिए आप देखो कभी भी आप शूटिंग की कोई सीन देखते हो, टीवी में कई बार दिखाते हैं, शूटिंग चल रही होती है किसी कार्यक्रम की या किसी फिल्म की, तो उसमें जो डायरेक्टर होता है वो बोलता है कैमरा लाइट कैमरा एक्शन। तो पहले लाइट बोलेगा, लाइट ऑन हो जाएंगी सभी, लाइट ओके होंगी जब, फिर बोलेगा कैमरा, तो कैमरा ऑन हो जाएगा, और फिर उसके बाद वो एक्शन बोलेगा तो अभिनेता और अभिनेत्री वगैरह जो हैं, जो भी कलाकार हैं, वो अपना अभिनय प्रारंभ कर देते हैं। आलम आरा ने भविष्य के कई स्टार और तकनीशियन तो दिए ही, अर्देशीर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक और लगभग 100 सवाक फिल्में बनाई। देखो कितनी बड़ी बात है कि अर्देशीर अहमद ईरानी की कंपनी ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से ज़्यादा तो मूक फिल्में और लगभग 100 के करीब सवाक फिल्में बनाई। ये आलम आरा का पोस्टर है जो आप लोग उसमें बात कर चुके हैं, तो ये इंग्लिश में बना हुआ है पोस्टर। आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी। अरेबियन नाइट्स एक फिल्म भी है, एक कार्यक्रम भी बना हुआ है, उसके ऊपर प्रोग्राम भी बना हुआ है, साथ साथ में ये एक तरह से एक पुस्तक थी अरेबियन नाइट्स, जिसमें अरब की बहुत सारी कहानियाँ उसमें बताई गई हैं, जिसमें बहुत सारी रोमांचक कहानियाँ होती हैं, जिन वगैरह की, परियों वगैरह की बहुत सारी कहानियाँ होती हैं इसमें। तो उसी जैसी एक तरह से फैंटेसी थी, इसमें भी बहुत सारा रोमांस भरा हुआ था, बहुत सारी कल्पना का इसमें प्रयोग किया गया था। तो फिल्म ने हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया। इस फिल्म में हिंदी और उर्दू के मेल से जो हिंदुस्तानी भाषा उस वक्त प्रचलित थी उसका प्रयोग किया गया था इसमें डायलॉग में। और इसमें गीत संगीत तथा नृत्य के अनोखे संयोजन थे। गीत संगीत और नृत्य का इसके अंदर बड़ा ज़बरदस्त मेलजोल था। संयोजन मतलब मेलजोल। और अब देखते हैं पाठ के कुछ कठिन शब्दों के अर्थ। सजीव, सजीव अर्थात जीवित, मुर्दा मरा हुआ, सवाक बोलने वाला, वाणी सहित, और दौर युग, पटकथा फिल्म की कहानी या फिल्म के लिए लिखी जाने वाली कहानी, वक्त समय, संवाद बातचीत, इंटरव्यू साक्षात्कार, संगीतकार संगीत बनाने वाला। संगीतकार संगीत बनाने वाला, गीतकार गीत लिखने वाला, महज केवल, मूक न बोलने वाला, साउंड आवाज़, स्टार सितारा, फिल्म स्टार के लिए प्रयोग किया गया है यहाँ पर। अनोखे अनूठे, अनोखे अनूठे अर्थात बिल्कुल सबसे अलग। संयोजन रूप या मेल भी कह सकते हैं इसको, और बतौर नायक नायक के रूप में। अब देखिए महत्वपूर्ण गद्यांशों के अर्थ ग्रहण संबंधी एवं बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर। तो गद्यांश हमारा प्रथम गद्यांश है, हमारे पास कोई संवाद लेखक नहीं था, गीतकार नहीं था, संगीतकार नहीं था, इन सब की शुरुआत होनी थी। अर्देशीर ने फिल्मी गानों के लिए स्वयं की धुनें चुनी। फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य तबला, हारमोनियम और वायलिन का इस्तेमाल किया गया। आलम आरा में स्वतंत्र रूप से किसी संगीतकार या गीतकार का नाम नहीं डाला गया। इस फिल्म में पहले पार्श्व गायक बने WM खान। पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, अगर देने की ताकत है। तो इसमें पहला प्रश्न बनता है पाठ तथा लेखक का नाम लिखिए।
तो ये आप चैट बॉक्स में लिख करके मुझे बताएंगे। और बोलती फिल्म बनाने वालों के पास क्या नहीं था? फिल्म के संगीत के लिए किन वाद्यों का प्रयोग किया गया? आलम आरा फिल्म का संगीतकार कौन था? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप चैट बॉक्स में दे सकते हैं। अब कुछ बहुविकल्पी प्रश्न। आरंभ में सवाक फिल्में बनाने के लिए कौन नहीं था? तो इनमें ऑप्शन है गीतकार, संगीतकार, संवाद लेखक या उपयुक्त सभी। दूसरा प्रश्न है बोलती फिल्म के पहले पार्श्व गायक कौन थे? WM खान, AK सहगल, मुकेश या मोहम्मद रफ़ी। पहली सवाक फिल्म किस हॉलीवुड फिल्म से प्रेरित होकर बनाई गई? अरेबियन नाइट्स, माधुरी, फैंटेसी या शोबोट। पहली सवाक फिल्म का क्या नाम है? आलम आरा, शोबोट, अरेबियन नाइट्स या माधुरी। और अब बारी है गृह कार्य की। तो आपको ये गद्यांश पढ़ करके इसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिख करके मुझे भेजने हैं और यही आपका गृह कार्य है। तो आशा है आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी और अच्छे से सब कुछ समझ भी आ गया होगा। अगर कुछ समझ में ना आए तो कोई शंका हो तो आप चैट बॉक्स में लिख करके मुझे बता सकते हैं, मैं उस शंका का समाधान करने का प्रयास करूँगा।